नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। भारत के मीडिया की मौजूदा सूरत हाल के बारे में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में 3 मई को होने वाली चर्चा के दौरान 3 बड़े पत्रकारों ने अपनी बात रखी। उनमें से अब तक हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपने 2 बड़े पत्रकारों सिद्धार्थ वरदराजन और आशुतोष की तकरीरें सुनी हैं और उन्हें काफ़ी पसंद भी किया है। आज हम आपको इस अहम मौजू पर जाने माने राइटर और सीनियर पत्रकार उर्मिलेश की तकरीर सुना रहे हैं। वे अब से पहले राज्यसभा टीवी चैनल के डायरेक्टर रह चुके हैं और दैनिक हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स जैसे बड़े अखबारों में सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर चुके हैं। कई मौक़ों पर उनको सच बोलने की वजह से परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं भारत में मीडिया की हालत के बारे में जाने माने राइटर और पत्रकार उर्मिलेश ने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में होने वाली चर्चा में क्या कुछ कहा है। मीडिया स्टार, देखिए, पहली बात तो ये कि 3 मई है और 3 मई विश्व क्या है प्रेस फ्रीडम दिवस है और 10 साल से इस मौका मनाया जा रहा है। यूनेस्को और जो 93 ऑनवर्ड्स तो मनाया जा रहा है। तो उसके पहले ही जो ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है वो भी आया और उसमें इस बार हम भारत के लोग जो है विकसित भारत के लोग, अभी विकसित भारत है ना हमारा, अभी नारा दिया जाता है विकसित भारत, हर पोस्टर पे, हर बैनर पे विकसित भारत। तो विकसित भारत में हम 151 पर पहुंचे हैं, तो आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और पहले हम 159 पे थे, तो इस बार कहा जा सकता है कि हमने थोड़ी बेहतर की है परफॉर्मेंस। और पीठ थपथपा सकते हैं कि भूटान, पाकिस्तान, इन दोनों से हम बेहतर हैं, वो हमसे नीचे हैं थोड़े। तो आप चाहिए तो आप थपथपा लीजिए। तो ये एक आज का वाकया है, तो इसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता था। और जहां तक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का सवाल है दोस्तों, अगर आप उसको देखिए, बार बार ये बात मैं कहता हूं जब मैं यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में जाता हूं जहां मास कॉम पढ़ाया जाता है। आजकल वो भी नहीं बुलाते क्योंकि उनको लगता है कि ये यूनिवर्सिटी में आएगा मास कॉम के बच्चों को बोलने के लिए, तो बताएगा और देश के खिलाफ कोई माहौल बनाएगा, जिसे लगता है कि देश का सारा ठेका उनके पास है। बहरहाल, तो हम हमेशा ये बात कहते हैं कि भाई जो प्रेस फ्रीडम है वो कोई वैक्यूम में नहीं है, शून्य में नहीं है। उसके लिए सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां होती है, राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, जिसमें किसी भी मुल्क में डेमोक्रेसी मजबूत हो सकती है और उस मुल्क में प्रेस फ्रीडम का जो इंडेक्स है वो बेहतर हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी तानाशाही में, किसी सेमी फासिस्ट या फासिस्ट रेजिम में प्रेस फ्रीडम की तलाश करें कि बहुत शानदार प्रेस फ्रीडम होगा, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में हमको याद है, जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो सुनते थे कि वहां के जो सिनेमा करने वाले लोग हैं, वहां के जो फिल्मकार हैं, वो भाग जाते हैं दूसरे मुल्कों में, वहां जाकर फिल्में बनाते हैं और फिर वो फिल्में आती हैं तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के गांव-गांव में, कस्बे में अंडरग्राउंड सिनेमा का एक कांसेप्ट आया कि लोग कैसे रात के अंधेरे में बैठ करके कई इलाकों में फिल्में दिखाते हैं, छोटी-छोटी फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज या फीचर फिल्म, जो भी ऐसी बहुत सारी कहानियां हम लोग सुनते थे। लेकिन वो दौर था। आज की स्थिति यह है कि वो तो सैटेलाइट लगाए हुए हैं, हर चीज उनके ड्रोन है, क्या है, तो वो बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इसलिए दोस्तों, प्रेस फ्रीडम हो या डेमोक्रेसी का इंडेक्स हो, किसी भी दुनिया में कहीं भी आप देख लीजिए, वहीं बेहतर होगा जहां डेमोक्रेसी मजबूत होगी। इस पर भी नॉर्वे नंबर 1 पर है, डेनमार्क है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है। यही मुल्क 10 मुल्क जो है ऊपर हमेशा होते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि डेमोक्रेसी का इंडेक्स देखिए तो भी, प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स देखिए तो भी, शुरू के दौर में बहुत सारे लोग कहते थे कि ये बुर्जुआ डेमोक्रेसी इन मुल्कों में है। अब बुर्जुआ डेमोक्रेसी है कि सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है कि पीपुल्स डेमोक्रेसी है, उसकी बात छोड़िए, लेकिन अगर प्रेस फ्रीडम है और इंडिविजुअल फ्रीडम भी बेहतर है तो लोग तो उसको एप्रिशिएट करें, आप उसको चाहे जो भी कहें। तो मेरा ये कहना है कि इंडिया में प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स कभी भी बेहतर नहीं हो सकता तब तक जब तक कि डेमोक्रेसी का इंडेक्स बेहतर नहीं हो सकता। और आज जो डेमोक्रेसी का इंडेक्स है बहुत ही बुरी हालत में है। हम एक उसको कह सकते हैं, मैं हिंदी में कह सकता हूं कि भ्रष्ट डेमोक्रेसी, यानी एक बहुत ही विकृत किस्म की डेमोक्रेसी के साथ हम जी रहे हैं।
और उसको डेमोक्रेसी आप कहिए ना कहिए वो बराबर है। तो डेमोक्रेसी के नाम पर केवल किताब है जिसको भारत का संविधान कहा जाता है। 26 नवंबर को उसकी याद करते हैं लोग, और फिर बाबा साहब की जब जयंती आती है तो उस दिन याद करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, सचमुच देखा जाए, भारत के संविधान में लोग सिद्धार्थ कभी कह रहे थे कि भाई जर्नलिस्टों को लिखने तक नहीं दिया जा रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। अभी हम आ रहे थे तो हमारे मित्र सुभाष बोरकर यहाँ बैठे हैं, बहुत मशहूर फिल्मकार हैं और बहुत अच्छे मीडिया पर्सन हैं। तो वो मजाक हमसे उन्होंने कहा डराने के लिए, कहा कि तुमको 3 तारीख याद है कि नहीं? तो हमने कहा क्या 3 तारीख आज है? तो मुझे वाकई उसमें दिमाग में नहीं था। तो उन्होंने कहा 3 अक्टूबर को हमने आपको IIC में एक किताब के ऊपर डिस्कशन में बुलाया था और आप वहां पे उस दिन भाषण देना था। 3-4 लोग थे, पृथ्वीराज चौहान थे, कोई कई लोग थे, और आलाप से पता चला कि हम थाने पहुंच गए। तो सुबह ही हमको पकड़ लिया गया और रात को छोड़ा गया। जब कार्यक्रम को खत्म हो गया सब IIC का, तो उन्होंने कहा 3 तारीख याद है? तो मैंने कहा याद है। तो बहरहाल तो हम लोग आपस में मजाक कर रहे थे। तो हमारा कहना है कि कश्मीरी जर्नलिस्टों का जब हवाला दिया सिद्धार्थ ने, अब आप बताइए वहां हालत यह है कि 370 पर वो बोल नहीं सकते, कुछ बात ही नहीं कर सकते, कोई कहना कुछ चाहता है तो भी कुछ भी नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जिस दिन पहलगाम हुआ, तो इन्होंने मुझे अपने सत्य हिंदी के जो प्लेटफॉर्म है उस पर आमंत्रित किया, हम दोनों कनेक्ट हो गए। अब 370 पर भी इन्होंने कुछ पूछ लिया, और मेरी तो जो पोजीशन है शुरू से वही है। अब मैं कैसे कह दूं कि भाई हम अपनी पोजीशन बदल देंगे? क्यों बदल देंगे जब हम कन्विंस ही नहीं है इस बात से कि 370। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा है कि ये जो कहा गया कि 370 जब निष्प्रभावित कर दिया गया, उसके बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी बहाल हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ जो हुआ उसके बाद भी वो इलेक्शन जो हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट जब कई बार परेशान कर चुका था स्टेट को, और अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस ऐसे थे जो बार बार कह रहे थे कि भाई इलेक्शन हो, लेकिन उनके साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई स्टेटहुड भी वापसी होनी चाहिए। अब आपने स्टेटहुड ही वापस, कोई स्टेट नहीं दिया अभी तक, राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया, और आप कह रहे हैं कि कश्मीरी गड़बड़ है। आप उमर अब्दुल्ला को गाली भी दे सकते हैं, आप वहां के जर्नलिस्टों को, अभी जिसको चाहे उसको आप गाली दे लें। तो जब आपको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए, आपका वादा है, इतने दिन हो गए इलेक्शन के, लेकिन वापसी नहीं हुई, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा कश्मीर आपके साथ रहे, दिमाग से, मिजाज से, दिल से। तो भाई लोगों के बीच में रोष है, उस रोष को आप क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, उनकी असहमति को आप एक अपराध के तौर पे पेश कर रहे हैं। आप वो काम उत्तर प्रदेश के जिलों में कर रहे हैं, आप गांवों में, कस्बों में कर रहे हैं, उससे ज्यादा आतंकी गतिविधियां कर रहे हैं, और वहां के लोगों पर छोटे छोटे जो मामले हैं जिन पर आवाज उठाते हैं, कहीं अपने ग्रीवांस को लेकर, कभी अपनी नौकरी को लेकर, कभी अपनी शिक्षा को लेकर, छोटे छोटे मसलों को, वहां भी आप उनको परेशान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो डेमोक्रेसी का जो ग्राफ है अपने देश में, वो इस कदर नीचे जा रहा है, इस कदर नीचे जा रहा है, और वो इंडेक्स में भी है, ग्लोबल इंडेक्स जो डेमोक्रेसी का आता है, उस दो आता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स द्वारा, उसमें आप देख लीजिए, आप लोगों के पास गूगल है, आप टाइप कीजिए, तुरंत मिल जाएगा। तो ये मेरा कहना है कि डेमोक्रेसी और प्रेस फ्रीडम, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक वो सब नहीं होगा बेहतर, तब तक नहीं होगा ये बेहतर। और 2 बातें और कहूंगा कि ये देखिए, केवल मसला माइनॉरिटीज का नहीं है। जो स्टेट आज एक आतंक का एक पूरा एक चेहरा लेकर उभरा है, ये केवल माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, ये पूरे उस समाज के लिए है जो असहमति जाहिर करता है। आप देखिए, अभी जातिवार जनगणना का अनाउंसमेंट हुआ है सरकार द्वारा, अब इसको कोई नहीं जानता कि जातिवार जनगणना कैसी होगी, किस प्रकार की वो की जाएगी। आज मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कंस्टिट्यूएंट, उनके घटक, इस गठबंधन के उनके एक बड़े नेता जो दलित समाज से आते हैं, बहुत बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि डेटा कलेक्शन तो हो लेकिन उसको पब्लिक न किया जाए। तो भाई डेटा कलेक्शन कर लीजिए आप कि कौन कितनी जातियां हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने रोजगार है, किसके पास कितने अखबार हैं, किसके पास कितने टेलीविजन है, सारा कुछ ले लीजिए आप, लेकिन किसी को मत बताइए। तो इसके डेटा कलेक्शन की क्या जरूरत है? आप बैठ करके साउथ ब्लॉक में, नॉर्थ ब्लॉक में वहीं पर कर लीजिए सारा काम। जब आपको डेटा बताना ही नहीं लोगों को है,
तो फिर क्यों जाने की जरूरत है लोगों के यहाँ? तय कर लीजिए। जैसे बहुत सारे आपने चुनाव के दौरान देखा होगा कि टेलीविजन बताते हैं कि कौन पार्टी जीत रही है, कौन उम्मीदवार जीत रहा है, किसका ग्राफ ऊपर है, कौन मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे उच्चतम शिखर पर है। वो सारा का सारा रिजल्ट, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो जानकारी है, मैं भी टीवी में कुछ काम कर चुका हूँ और कई साल जर्नलिज्म में गुजारे हैं, प्रिंट मीडिया में। तो मेरी जो जानकारी है कि ज्यादातर जो चुनाव सर्वे होते हैं, मैं परसेंटेज नहीं बताऊंगा, नहीं तो लोग कहेंगे अरे इतना, लेकिन बहुत बड़ा जो हिस्सा है चुनाव सर्वे का, वो एक ही जगह बैठ के तय कर लिया जाता है। कुछ ही लोग तय कर लेते हैं। और मैंने एक बार आपसे देखा कि एक बहुत बड़ी चुनाव सर्वे करने वाली कंपनी, उसने चुनाव सर्वे कराया। मैं उस टेलीविजन चैनल का मेहमान उस दिन था। उस दिन क्या, मैं कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहा था उस चैनल के लिए, और अचानक उन्होंने पूछा, उर्मिला जी बिहार के बारे में आपकी क्या राय है? आप तो बिहार से हैं। मैंने कहा बिहार से नहीं, मैं यूपी से हूँ, लेकिन बिहार में नौकरी किया हूँ, बताओ तो क्या आपको लगता है कि ये पार्टी इतनी आएगी? मैंने कहा कतई नहीं। तो उन्होंने तुरंत कागज को हटाया और अंदर ले गए और पूरा का पूरा जो है चेंज कर दिया, पूरा का पूरा चेंज कर दिया। तो जब लेकर आए, मैंने कहा मेरे पास तो कुछ और है, आप क्या दे रहे हैं? कहा नहीं, वो आपका कहना सही है, हमने उसको चेंज किया। अरे यार, मेरे कहने पर चेंज कर रहे हो पूरा सर्वे, जिस पर न जाने कितने लाखों रुपया तुमने कमाया होगा, न जाने या करोड़ों हो सकता है कमाया हो, भाई तो इसको हमको दे तो ये हाल है सर्वे का, चुनाव सर्वे का। अब आप देखिए जिस देश में मीडिया का ये प्रोफेशनलिज्म है कि आपके सामने कितना बड़ा ये मतलब कितना बड़ा फ्रॉड है कि जनता को बताया जा रहा है, मेरे गांव से लेकर मेरे कस्बे तक, मेरे शहर से लेकर मेरे देश तक, सबको बताया जा रहा है कि भाई सर्वे है, ये है, जैसा होता है वाशिंगटन में, जैसा होता है लंदन में, जैसा होता है वहां। और पता चला कि कुछ ही लोग बना रहे हैं यार बैठ करके कमरे में और खूब पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, कौन लोग हैं? सबके अपने अपने रिश्ते हैं, आई मीन उस पार्टी से जो इस देश में राज कर रही है, सबके रिश्ते हैं। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, क्यों किसी को हर्ट करें, वैसे भी हर्ट करते रहते हैं, तो इतना क्यों हर्ट करें कि एक एक मित्र को नाम ले लें जो कभी जर्नलिस्ट थे या कभी कोई व्यापारी थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उसमें कुछ व्यापारी भी हैं और कुछ जर्नलिस्ट भी जो सर्वे कराते हैं, और वो पहले हमारे जैसे ही थे, हमसे भी छोटी गाड़ी में चलते थे। इस समय किसी का अब क्या कहें, तो अब आप सोचिए इस देश में क्या क्या हो रहा है मीडिया के नाम पर, और क्या क्या इस देश में आई मीन किस तरह का चल रहा है ये देश, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और ये ब्यूरोक्रेसी में भी यही हाल है। आई मीन एकेडमिक्स में तो ये हाल है। कल मैं एक बहुत कम उम्र की लड़की के साथ, आई मीन उसकी उम्र होगी 24-25 या 26 के आसपास, पीएचडी के बिल्कुल आखिरी दौर में है। 2 महीने में उसको पीएचडी सबमिट करनी है, 2 महीने में वो आखिरी उसको दिया गया है समय कि भाई आपका एक्सटेंशन चल रहा है, और फर्स्ट क्लास ऑलवेज जेएनयू में पढ़ती है, और उसको इलेक्शन जिस दिन हुआ डिक्लेयर जेएनयूएसयू का, उसके सुबह अगली सुबह उसको रस्टिकेट कर दिया गया, रस्टिकेट कर दिया गया उस लड़की। उसका नाम है स्वाति। और कौन स्वाति है? ये जेएनयूएसयू में जो 2 संगठन चुनाव जीते हैं, एक का नाम है आयसा और दूसरे का नाम है डीएसएफ, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन। तो आयसा और डीएसएफ का आपस में अलायंस था, जिसने एसएफआई, एआईएसएफ के अलायंस या बापसा, तीनों के अलायंस, तीनों संगठनों का एक अलायंस था, और दूसरी तरफ एबीवीपी का था। तो इन दोनों को हरा के वो चुनाव जीता है, और उस चुनाव जीतने वाले पैनल की जो मेजर कंस्टिट्यूएंट था ऐसा, और सेकंड ये था डीएसएफ। डीएसएफ की जो प्रेसिडेंट है लड़की, उसका नाम है स्वाति, जिसको रस्टिकेट किया गया है। क्यों रस्टिकेट किया गया है? 2 साल पहले की एक केस में किया गया है, जब वो किसी हॉस्टल में कोई इशू था लड़कियों का, उसको लेकर वो गई थी, उस पर आरोप लगाया गया कि उसने किसी स्टाफ के साथ बदसलूकी की, उसको उस समय रस्टिकेट किया गया था 2 साल पहले। तो 2 साल पहले जो रस्टिकेट किया गया था, उस पर वो हाईकोर्ट चली गई। हाई कोर्ट ने उसको कहा कि ये रस्टिकेशन बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, जेएनयू इसको इंस्टेट करे और इसकी फेलोशिप बहाल करे, और हॉस्टल फेलोशिप बहाल हो गई, इंस्टेट कर दिया गया उसको, लेकिन हॉस्टल नहीं दिया, आज तक नहीं दिया गया। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है एक तरह से, लेकिन वो बेचारी लड़की जमी रही कि चलो यही हो गया, बहुत है। अब उसी केस में उसको फिर से रस्टिकेट किया गया, कैन यू बिलीव? उसी केस में, क्योंकि और कोई मुद्दा ही नहीं था। तो मैंने कल उसका इंटरव्यू किया, तो ये हाल है यूनिवर्सिटीज का। यूनिवर्सिटी में हो सकता है, मैं नहीं जानता, हो सकता है कि उसकी वाइस चांसलर, उसके
रेक्टर या उसके प्रो वाइस चांसलर बिल्कुल ऐसा होना चाहते हैं कि इस लड़की को किया जाए जो बिल्कुल निर्दोष और बेगुनाह है। लेकिन जो शक्तियां यूनिवर्सिटी चला रही हैं, जो शक्तियां संस्थान ये चला रही हैं पूरे देश का इस वक्त, वो तय कर रही है चीजें कि आप ऐसा करो, क्योंकि उसने चुनाव हरा दिया एबीपी को, वो संगठन करता है, जबरदस्त अपील उसकी है। तो किसी के पास कुछ अधिकार नहीं है, और कौन कहां प्रोफेसर बन जाएगा, कहां वाइस चांसलर बन जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। ऐसे ऐसे लोग वाइस चांसलर बन गए हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। और संपादक खुद कमाल है, जानते हैं संपादक आप उनके साथ इंटरेक्शन मेरा बहुत कम इंटरेक्शन है। तो हमारा कहना है कि मीडिया का हाल दोस्तों बहुत ही बुरा है, जिस तरह हमारी डेमोक्रेसी का हाल है। लेकिन फिर भी इसमें बोलना है और लिखना है और कहना है। वो कहना और लिखना बहुत कठिन आजकल है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी रीच घटा दी जाती है, कभी कुछ कर दिया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है, केसेस कर दी जाती है। जो बड़े ग्रुप्स हैं हम लोगों के बीच में, वो तो ठीक है कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन जो छोटे ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल जो इनिशिएटिव्स हैं, बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरा बस यही कहना है कि जितना आप सब सपोर्ट कर सकें, जिस तरह से भी हो, वो करना चाहिए। क्योंकि इस देश को इस डेमोक्रेसी को, इस समाज को हम सब मिलकर ही कुछ कर सकते हैं। कोई बाहर से नहीं आएगा, और बाहर से ये लोग भी बाहर से नहीं आए हैं, भले ही सपोर्ट इनको बहुत ज्यादा हो। लेकिन एक बात बिल्कुल आखिर में जो जातिवाद सर्वेक्षण पर मैं करना चाहता था कि देखिए, ये केवल माइनॉरिटीज का मामला नहीं है। तो मैं कह रहा था, इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी, इस देश का ओबीसी, इस देश का इवन अपर कास्ट का जो गरीब तबका है, जिस तरह सताया जा रहा है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी में आप जाइए, हमने अभी देखा जो ओबीसी रिजर्वेशन 27% अभी केवल है, 27% रिजर्वेशन में 12% केवल अचीव किया है उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर झारखंड तक। सोचिए, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी है, सिर्फ 12% पिछले 5 साल का आंकड़ा आया है। पिछले 5 साल में 12% केवल ओबीसी रिजर्वेशन मिला है यूनिवर्सिटी, और ये रिकॉर्ड पे। एससी एसटी का रिजर्वेशन, आईआईटी का आंकड़ा आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में संभवतः है, या एसटी किसी बड़े अखबार में है, हमने देखा। आईआईटी दिल्ली में जो एससी और एसटी का जो फैकल्टी में पार्टिसिपेशन है, वो ड्रास्टिकली गिरा है। जो आमतौर पे ओबीसी का तो टच करते थे, एससी एसटी का कोई टच नहीं करता था, हमेशा उनको जितना होता था वो दिया जाता था। बहुत बुरी तरह गिरा है, कल्पना नहीं की जा सकती है। और ये कहा जा रहा है कि भाई अतीत की जो सरकारें हैं उन्होंने आप पर ध्यान नहीं दिया, हम आप पर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, उनके पास मीडिया है गाने वाला, उनके पास इतना ज्यादा शोर है, इतना ज्यादा प्रचार है कि लोग आमतौर पे उनकी बात पे आ जाते हैं। और इतनी सारी केसेस, इतने सारे मामले एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उन पर हैं, कई जगह तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लीडर्स पर भी है। तो वो बेचारे करें क्या? उनको लगता है यार जान देने से अच्छा है फिलहाल मिल जाओ इनसे। तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग कॉम्प्रोमाइज हैं। जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, वे लड़ रहे हैं, उनमें अनेक हैं जो लड़ रहे हैं। मानना पड़ेगा, डीएमके को देख लीजिए, क्या गजब की लड़ाई कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि करुणानिधि जी बहुत आदरणीय नेता थे, लेकिन उनसे ज्यादा ताकत के साथ आज एमके स्टालिन लड़ रहे हैं। और एमके स्टालिन को बहुत लाइटली लोग लेते थे, ये तो मेयर रहे हैं, ये उतने समझदार नहीं है, ये पेरियार और अन्ना दुरई की आइडियोलॉजी के साथ उतने लैस नहीं है। लेकिन आज की तारीख में डीएमके जिस तरह से लड़ रहा है, और हर मोर्चे पर कमाल का। तो बड़ी जो कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं बहुत अच्छे से लड़ रही है, लेकिन जो छोटे छोटे क्षेत्रीय ग्रुप्स हैं, मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो गिरोह बनते जा रहे हैं। और भले ही वो इधर हो या उधर हो, विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो, वो सब के सब सत्ता संरचना और सत्ता के संचालक जो है उनके साथ है। मैं अनेक विपक्षी दलों को जानता हूं, बहुत छोटे छोटे, जो सच में विपक्ष में है, लेकिन उनके सारे उम्मीदवार, उनके सारे ऑफिस बेरर, उनके सारे पार्टी स्पोक्स पर्सन टेलीविजन पर जाने वाले सिर्फ और सिर्फ भारत की सबसे बड़ी पार्टी तय करती है। विश्व की सबसे भारत बोल दिया, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तय करती है कि कौन किस टेलीविजन में जाएगा। कैन यू बिलीव? विपक्ष की कई क्षेत्रीय पार्टियों के जो पार्टी प्रवक्ता टेलीविजन पर जाते हैं, वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तय करती है कि कौन आपका प्रवक्ता होगा।
ये अद्भुत है। तो ये कुछ चीजें मैं कहना चाहता था। बाकी देश का जहां तक मीडिया का सवाल है, इसका स्वर्ण काल कभी नहीं था, ये कभी इसका गोल्डन पीरियड नहीं था हमारे मीडिया में। बिल्कुल आखिरी बात ये कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि हमारे देश का जो मीडिया है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि बहुत महान कभी था। देखिए, इतना महान कभी नहीं था। आज जो स्थिति खराब है वो इसलिए कि तानाशाही का ये दौर है और प्रचंड माने खुली तानाशाही का, तो उसमें ये सब दिखाई दे रहा है। और उसमें भी एक खास हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ, मैं तो मानता हूं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी, हिंदुत्व जो शब्द है, इसमें भी जो मीडिया ने इजाद किया, यह भी एक खतरनाक शब्द है। इसने इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया है समाज में, इतने लोगों में, खासकर गरीबों में, दलित में, आदिवासी में, ओबीसी में, इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप और सिद्धार्थ और ये आशुतोष समझाते रहे कि हिंदुत्व का मतलब हिंदू नहीं है भाई, आप समझो मत, प्लीज समझ लो। लेकिन वो लोग समझने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि हिंदुत्व और मुसलमान वो आमने सामने, तो चलो हिंदुत्व का साथ दे ही दो यार। मैं कहता हूं कि हिंदुत्व भी नहीं कहा जाना चाहिए था, लेकिन वैसे ही मीडिया ने इसको इजाद कर दिया। जैसे एक समय क्रीमी लेयर को याद किया हमारे मित्र, क्या नाम था उनका, अभी नहीं है, निधन हो गया, पायनियर के चंदन मित्रा जब संडे ऑब्जर्वर के एडिटर थे, उस समय क्रीमी लेयर शब्द उन्होंने पहली दफा भारत के मीडिया में, पहला जो शब्द आया क्रीमी लेयर का ओबीसी के कॉन्टेक्स्ट में, वो चंदन मित्रा ने प्रयोग किया था। और इसके बाद क्रीमी लेयर कोर्ट में आ गया, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, कोर्ट ने कह दिया, वगैरह वगैरह। ठीक उसी तरह से हिंदुत्व शब्द जो है, हालांकि बहुत पुराना है, ये शुरुआत सावरकर से होती है, लेकिन ये जिस तरह से प्रचलित किया गया है वो गलत है। और गलत इसलिए है कि दरअसल ये इसको ब्राह्मणवादी कारपोरेट या कारपोरेट ब्राह्मणवादी होना चाहिए था। ऐसा एक शब्द इजाद किया जाना चाहिए जिससे कि ये साफ साफ दिखे कि ब्राह्मणवाद और कारपोरेटवाद का ये संश्रय है, गठबंधन है, जो इस समय दिखाई दे रहा है, जिसको आप हिंदुत्व कहते हैं। तो बहुत सारी आबादियां इस देश की कंफ्यूज हो जाती हैं, और सब लोग आपकी तरह पढ़े लिखे नहीं है। इस देश के बहुत सारे लोग जो साक्षर हो सकते हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन उनके पास इतनी विजुअलाइजेशन की ताकत नहीं है, इतनी विश्लेषण की क्षमता नहीं है कि वो समझ सकें। गांव में मैं जाता हूं भाई, दिल्ली में बैठे हुए बहुत सारे लोग नहीं बेचारे घूम पाते हैं, वो और वहीं से देखते हैं यूरोप के चश्मे से और बहुत सारी चीजों की, तो नहीं वो समझ पाते। लेकिन गांव में घूमिए, आप देखिए, कस्बों में जाइए, आप कचहरी में जाइए, लोग बोलते हैं अरे आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हम कैसे छोड़ देंगे अपना हिंदुत्व। अरे भाई, कौन बताए कि तुम्हारा हिंदुत्व ये नहीं है? ये वो हिंदुत्व है जिसको बाबा साहब ने कहा था कि हरगिज ये हिंदुत्व नहीं होना चाहिए, वरना ये देश नहीं टिकेगा। इसको हर कीमत पर इसका विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन वही बाबा साहब का समर्थक कहेगा कि भैया अगर इस्लाम है और हिंदुत्व है तो हम तो हिंदुत्व के साथ रहेंगे। दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय मेनी पीपल जो बिलोंग टू। तो मेरा ये कहना है कि ये जो एक शब्दावलियों का भी चक्कर है, इसको भी सोचना चाहिए था। दरअसल जिसको आप हिंदुत्ववाद कह रहे हैं वो हिंदुत्व की सरकार नहीं है, ये कारपोरेट और एक टिपिकल ब्राह्मणवादी एक जो मिजाज है उसके गठबंधन की सरकार है, जिसको आरएसएस और इस देश का टॉप कारपोरेट चला रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये सब भी चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि इस देश का मीडिया कभी बहुत ऐसा नहीं था कि महान था और दिव्य था, अलौकिक था। उसमें बहुत सारी समस्याएं थी और वो हमने देखा है, इमरजेंसी में भी देखा है, उस इमरजेंसी से पहले भी देखा है। इंदिरा गांधी ने जितने रिफॉर्म्स किए सबका मीडिया ने विरोध किया, चाहे वो बैंकों का नेशनलाइजेशन हो, प्रीवी पर्स हो, या कोयला खदानों का नेशनलाइजेशन हो। जितने बुरे काम किए शुरू की सरकारों ने, सबका समर्थन किया। जैसे शेख अब्दुल्ला की सरकार का डिसमिसल, उनको गिरफ्तारी, समर्थन किया मीडिया ने, जबरदस्त समर्थन। ईएमएस नमूद्रीपाद की सरकार का 1951-59 में डिसमिसल बाय नेहरू गवर्नमेंट, इट वाज सपोर्टेड बाय नेशनल मीडिया। देवराज को बर्बाद किया जब कांग्रेस पार्टी की रिजीम ने, उनको शानदार कामों के लिए देवराज के खिलाफ था मीडिया। तो मीडिया का बड़ा हिस्सा ऐसा ही रहा है। लेकिन जो मीडिया में लोग रहे हैं हमेशा और बहुत उन्होंने अच्छे काम किए, तो मीडिया को इस प्रकार नहीं लिया जाना चाहिए भारत में। देखिए, भारत के मीडिया में चूंकि एकरूपता नहीं रही है, डाइवर्सिटी नहीं रही है, उसका ही रिफ्लेक्शन है जो आज पूरा मीडिया एक तरफ खड़ा। दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड। वर्ल्ड की आज की पेशकश कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।